हेलो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आप लोगों को कल का इंट्रोडक्शन सेशन। बहुत सारे बच्चों का रिप्लाई आया और मैं विश करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अब कल के सेशन में हमने देखा कि जब इंट्रो लिखते हैं तो परेशान नहीं होते हैं। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि उस क्वेश्चन का सेंट्रल थीम क्या है, सेंट्रल पिलर क्या है। एक बार हमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया तो हम आराम से इंट्रो अपना लिख सकते हैं। आज के सेशन में अगेन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का इंट्रो लेके आया हूं। एक क्वेश्चन मैं करंट अफेयर को का लूंगा, एक इकोनॉमिक्स का लूंगा, एक साइंस एंड टेक का लूंगा और तीनों को एक ही वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया कि सर अलग अलग वीडियो में अगेन थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो मैं आज एक ही वीडियो में ये तीनों क्वेश्चंस का इंट्रो आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया है आपको। क्वेश्चन ये कह रहा है क्वाड इज द न्यू रियलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड एंड इट कम्स विद बोथ प्रोज एंड वगैरह वगैरह वगैरह, ये पूरा क्वेश्चन है। बट हमें आज की डिस्कशन में तो हम बेसिकली इंट्रोडक्शन लिखना सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें पहले ही से पता है कि इंट्रो के लिए यदि यूपीएससी है तो 1 से 1.5 नंबर, यदि बीपीएससी है तो 4 मार्क्स के आसपास इंट्रो में हमें लिखना है, 4 मार्क्स के लिए। अब देखो इसमें सेंट्रल थीम क्या है, बताइए। इस क्वेश्चन में सेंट्रल थीम क्या है? क्वाड। क्वाड के अराउंड पूरा क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहा है। तो मैं यदि एग्जामिनर को यह समझा दूं कि क्वाड क्या है तो मैं क्वेश्चन के डिमांड को इजीली समझा सकता हूं इन स्टार्टिंग, ठीक है। तो हमें यहां क्वाड है, अब इसी को हम थीम को समझाने की कोशिश करेंगे इंट्रोडक्शन में। अब देखते हैं बच्चों ने क्या लिखा है, ठीक है। अब पहली कॉपी को आप देखें तो इन्होंने क्या लिखा, देखिए क्वाड इज एन एक्रोनिम गिवन बाय, अब ये क्या लिखा है मुझे खुद नहीं पता, फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कुछ लिखा होगा, शिंजो एबे टू अ ग्रुप ऑफ 4 वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अब एक देखिए क्या क्या गलती कर रहे हैं, ये क्या, इसको अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट था क्या ऐसा, ठीक है। तो कह रहा है 4 वाइब्रेंट डेमोक्रेसी टू सेफगार्ड कॉमन इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ऑकस इज अ स्ट्रेटेजिक ग्रुपिंग टू सर्व द सिक्योरिटी इन द, ऐसे से करके उन्होंने लिखा और खत्म कर दिया। ऐसा लगा कि पहले तो क्वाड है तो बताना पड़ेगा कि क्वाड जो है वो है क्या। किसी को आप बता रहे हैं तो पहले बेसिक बात तो बताएंगे कि क्या है क्वाड। क्वाड क्या है? तो क्वाड एक क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। क्वाड्रिलेटरल 4 कंट्रीज हैं इसमें, ठीक है। और उसमें बताएंगे वो 4 कंट्रीज कौन है, ये बताएंगे, ठीक है। बताऊंगा मैं कि इस क्वेश्चन का ब्रॉडली हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बट इसमें मिसिंग क्या है, अगेन सीक्वेंस का मिसिंग है, ठीक है। दूसरा कि एटलीस्ट हाफ पेज इसका आंसर होना चाहिए था, बट इन्होंने अगेन आप देखेंगे तो एक डायग्राम बनाने की कोशिश की है और डायग्राम से भी दिखाने की कोशिश की है। अगेन मुझे लगता है इतना लंबा चौड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप यदि सिर्फ यहां डॉट से भी मान ले कि यूएस को आप यहां इंडिकेट करते हैं, भारत को यहां इंडिकेट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को यहां इंडिकेट करते हैं एंड यूएस को यहां इंडिकेट करते हैं, तो जापान को यहां इंडिकेट करते हैं, तो भी आप इजीली बता सकते थे। आपको इतना लंबा चौड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस डायग्राम के बजाय आप यदि इस डॉट के हेल्प से आप काम चलाते तो भी अच्छा था और कुछ और मोर इंफॉर्मेशन आप क्वाड के बारे में देते। दूसरे स्टूडेंट का हम देखते हैं, ये देखिए क्वाड्रिलेटरल इज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्वाड इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 4 रिलेशन, इन्होंने शुरू में लिखा ठीक, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, इट मेनली ऑपरेट्स इन इंडो पैसिफिक रीजन। अब यहां पे जो उन्होंने क्या मेनली ऑपरेट, ऐसा कोई ऑपरेट वहां पे नहीं कर रहा है, बट इंडो पैसिफिक को लेकर ये पूरा प्लान है, ठीक है। चॉइस ऑफ वर्ड बेटर कर सकते थे यहां पे, ठीक है, चॉइस ऑफ वर्ड बेटर हो सकता था यहां पे, ठीक है। अब इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू काउंटर चाइना, ये देखिए आप इनफॉर्मल लैंग्वेज से बचिए, ये एक रिस्पॉन्स था, ठीक है, अगेंस्ट क्या, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री माइट ऑफ चाइना। बट ऐसा नहीं है, मतलब मैं कहूंगा कि इससे बेटर वर्ड भी हैं और उसको यूज आप कर सकते हैं। उससे पहले आप ऑब्जेक्टिव, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव बताते कि क्या है, जिसमें बड़े की, मतलब आप देखेंगे बड़े एकदम जॉइंट जो उनका स्टेटमेंट 2021 में आया, उन्होंने बड़े अच्छे कीवर्ड्स यूज किए। मैं दिखाऊंगा कि क्या वर्ड्स यूज होना चाहिए था, ठीक है। फिर
अब यहाँ पे ये फिर ये चालू हो गए, मतलब यहाँ भी इन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ठीक है, बहुत कट शॉर्ट में इसको खत्म कर दिया। जबकि 4 नंबर का है, हाफ पेज बनता था, ठीक है, यूपीएससी है तो 1-2 लाइन में काम चल जाएगा, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड कॉपी। थर्ड कॉपी में देखिए क्वाड, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, अच्छा लिखा, पहले बताया कि क्वाड है क्या, इज एन इनफॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस। गुड, यहां बहुत अच्छा लगा। अब देखिए इट्स फर्स्ट मीटिंग वाज इन 2007, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग नहीं था एक्चुअली, जो अब इन्होंने यहां पे थोड़ा सा गलती लिख दिया। शिंजो एबे साहब थे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान थे, उन्होंने इसको एक आइडिया को पुट किया था 2007 में, ठीक है, बट ऑन द साइडलाइंस ऑफ, ये भी आप अवॉइड कर सकते थे। फिर इन्होंने ये 4 कंट्री दिखा दिया, ऑलरेडी यहां लिखा है तो इसका बहुत ज्यादा मीनिंग कुछ नहीं है, आप इसको अवॉइड भी कर सकते थे क्योंकि ऑलरेडी आप यहां बता चुके हैं, ठीक है। दूसरा, अब ये देखो, ये भी लिखने का तरीका सही नहीं है, आप प्रॉपर लिखते पैराग्राफ। अब देखिए ये कहानी क्या लिख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए। इट्स origin can be traced back to the Malabar exercise and 2004 Japanese tsunami where India reached out there for rescue and relief operation later followed and coordinated। ये सब कहानी का कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए इस कहानी का बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है, स्पेस नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं है, मेरे को तो इंपॉर्टेंट बात बताना है, तो ये बहुत मतलब नहीं है। बट एक अच्छी चीज इन्होंने देखिए क्या किया कि भाई इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहा है, ठीक है, तो ये देखिए रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर, ऐसे उन्होंने राइट स्टेटमेंट नहीं लिखा, मैं आपको दिखाऊंगा, पर डायग्राम ठीक है, फ्री एंड ओपन नेविगेशन की बात की, या मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक, तो ये इन्होंने एक डायग्राम बनाया, अच्छा, बट इसमें भी 3-3 लाइन ड्रॉ करने का मतलब समझ में नहीं आया मुझे, क्यों इतना टाइम बर्बाद किया। हाँ, नॉर्मल आप बनाओ और बता दो क्या है, बट यहां भी जो ये वर्ड है, की वर्ड से बड़े अच्छे हैं, तो आप इसको आराम से ऐसे बता सकते हो, बट इन कहानियों को अवॉइड करो। बट क्वेश्चन में देखिए कह रहा है क्वाड इज द न्यू रियलिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, तो हमें कहीं ना कहीं बताना पड़ेगा कि क्वाड के साथ साथ ये बताना पड़ेगा कि कब स्टार्ट हुआ, और हम क्यों कह रहे हैं कि मॉडर्न रियलिटी है, क्यों, क्योंकि 2007 में स्टार्ट हुआ, फिर ये सीज्ड हो गया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ कर गया, फिर 2017 में रीएस्टैब्लिशमेंट हुआ, और 2021 में मतलब अब एक रियलिटी है, उसके बारे में आपको आंसर में बताना होगा। तो आपने देखा कैसे ये बेटर कॉपी है, बट यहां भी उन्होंने क्या किया, इमोशन में आ गए और कुछ 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 लिखने लगे। अब होना क्या चाहिए था ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको पहले बताइए कि क्या है ये, ठीक है, आप बताइए कि एक क्वाड क्या है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, जिसको नॉर्मली हम क्वाड कहते हैं, और ये है क्या, ये देखिए कीवर्ड्स आना चाहिए, एक स्ट्रैटेजिक क्या है, सिक्योरिटी डायलॉग है, कितने कंट्रीज के बीच में, तो इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, 4 कंट्रीज के बीच में। अब सिंस कह रहा है कि एक मॉडर्न रियलिटी है, आप बताएंगे कि स्टार्ट कब हुआ, ये जापानीज प्राइम मिनिस्टर एबे साहब ने स्टार्ट किया था 2007 में, उस समय ये इसका आइडिया आया था, बट ये सीज कर गया कब, जब ऑस्ट्रेलिया विड्रॉ किया। अब इसको एक पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं, इट वाज इनिशिएटेड इन 2007 बाय जापानीज पीएम, बट अगेन इट वाज सीज्ड बिकॉज ऑफ द ऑस्ट्रेलियन विड्रॉल, but further again it was re-established when in 2017 यहां पे एशियन समिट जब हुआ, एशियान का जो समिट हुआ, वहां पे 4 कंट्रीज फिर आए और री-एस्टैब्लिशमेंट की बात की, और 2021 मार्च में 4 कंट्रीज ने मिलकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट दिया। उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या कहा कि हम चारों का शेयर्ड विजन है, किस चीज का शेयर्ड विजन है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक ओशियन, मतलब फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात की यहां पे, ठीक है। दूसरा, रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर इन ईस्ट एंड साउथ चाइना सी, उन्होंने पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव अपने बताया, यहां फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक सबके लिए ओपन है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, साथ में कि ईस्ट एंड साउथ चाइना सी में रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर होना चाहिए। क्लियर है।
आप और ब्रॉडर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टू इंश्योर अ फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक। ये भी ऑब्जेक्टिव है, लार्जर ऑब्जेक्टिव यही है, बट उन्होंने ज्वाइंट स्टेटमेंट में इन दोनों चीजों की बात की। तो आप इन बातों को इंट्रोडक्शन में लिखो ना, आराम से हाफ पेज में आ जाएगा। आप और लिखना चाहते हो तो बताओ कि ये चारों जो कंट्रीज हैं वो एक साथ आने के पीछे क्या था, ये एक रिस्पॉन्स था अगेंस्ट व्हाट। अब वहां मत लिखो चाइना को काउंटर, ये रिस्पॉन्स है किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री माइट ऑफ चाइना। और चाइना ने उसके रिस्पॉन्स में क्या कहा कि ये जो क्वाड है वो क्या है? एशियन नाटो, एशियन नाटो। आप यहां पे इन चीजों को करके खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके आंसर में आना चाहिए था, ठीक है, कहानियां नहीं, टू दी पॉइंट। क्वेश्चन को हमें समझना होगा और उसी के अनुसार इंट्रो लिखना होगा। ये इसका कोई जिक्र ही नहीं किया, बस बताया कि 2007 में स्टार्ट हुआ। बट ये मॉडर्न रियलिटी की हम बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्टैब्लिश्ड हो चुका है, 21 में ज्वाइंट स्टेटमेंट आ चुका है, ठीक है। तो यहां आप होप आप समझ गए होंगे इंट्रो में कैसे सोचते हैं। अगेन लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। तो अब ये सेकंड क्वेश्चन हम इकोनॉमिक्स का देखते हैं और इसमें देखते हैं कि हम इंट्रो कैसे लिखते हैं। आप देखेंगे पेपर 2 में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, यहाँ पे क्या होता है क्वेश्चन का वेरिएशन, और जो आप आंसर भी देखेंगे वहाँ काफ़ी अलग अलग मिलेंगे लोगों को। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझते हैं, इसीलिए पेपर 2 में आप देखेंगे मार्क्स कम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सेक्टर इज क्रिटिकल फॉर इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी वगैरह वगैरह वगैरह। हमारा अब अगेन हमें समझना क्या है, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। और डिमांड ऑफ द क्वेश्चन समझने के लिए पहली चीज हमारी क्या अंडरस्टैंड होनी चाहिए? थीम। थीम क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। सेंट्रल पिलर ऑफ द क्वेश्चन क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर। और उसी के अराउंड पे क्वेश्चन जो है वो घूम रहा है, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया थीम। अब इसको हम यदि समझा दें एग्जामिनर को कि सर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया जो है वो बहुत अच्छे से समझता हूं, तो मेरा इंट्रो हो जाएगा। और उसके बाद बॉडी में एक पार्ट कैसे ये कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसको लिखेंगे, कैसे फूड सिक्योरिटी में, दोनों को एग्जामिन करेंगे, और ऑल्सो लिखेंगे कि स्टेप्स क्या टेकन केयर किया गया है। क्लियर है? तो अब देखते हैं कुछ बच्चों ने क्या आंसर लिखा है, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया के बारे में मुझे एग्जामिनर को समझाना है। लेकिन देखिए अब यहां क्या लिख रहे हैं, अशोक दलवाई कमिटी रिकमेंडेड डबलिंग फार्मर इनकम बाई, पता नहीं क्या लिखा, वर्क ऑल सेक्टर अमेंडमेंट्स आर नीडेड। समझ नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं, ये पूरी तरह कुछ भी समझ नहीं आया मुझे। फार्मर सुसाइड सब डाल दिया इन्होंने। पहले बताइए तो भाई कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, ठीक है। तो ये पूरी तरह खत्म हो गया। अब ये जैसे ही एग्जामिनर पढ़ा वो आगे बहुत पॉजिटिव नहीं रहेगा आपके बारे में, उसे समझ में आएगा कि आप बेसिक बात को भी नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। हमें समझना था एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में लिखना था, हम यहां सब अपनी फालतू की बातें लिख रहे हैं जो भी हम जानते हैं, rather than understanding demand of the question। दूसरा क्वेश्चन अब यहां देखिए, सिंस इंडिया टिल टुडे इंडिया इज अ कंट्री ऑफ फार्मर्स। अब ये स्टेटमेंट का कोई मीनिंग बहुत ज्यादा मतलब समझ नहीं आया। ऐसे ही एक हॉलो स्टेटमेंट है कि उस समय से ही हम फार्मर्स वगैरह वगैरह, कोई मीनिंग नहीं। अभी जो बात करें उसका एविडेंस दो, एविडेंस है क्या? तो एविडेंस डालो। देखो फिर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट 80% ऑफ पॉपुलेशन, एविडेंस दिया है, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें क्या समझाना है, एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। देखते हैं हम यहाँ पे, 80% of the population were engaged in agricultural activity while during 1990s pre-economic reform period, ठीक है। Again, it was about 70% with the 29% participation in GDP, while currently around 55% of the population is dependent upon agriculture, but contribute only 60%। काफी अच्छा डेटा के साथ बात की है कि जब हम आजाद हुए तब क्या स्थिति थी, फिर बीच में जब हम एक इकोनॉमिक रिफॉर्म आया तब क्या हुआ,
और आज का स्टेटस क्या है, तो उनके कंपैरिजन में रिलेटिवली इन्होंने बेटर बातें बताई और वो भी डेटा के साथ बात कही। बट मैं बस कहूंगा कि जो पहला स्टेटमेंट लिखा उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है, मेन स्टे ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, और उसके बाद आप ये चालू हो सकते हैं कि आज से नहीं, आजादी के बाद से ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इट क्लियरली शोज द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ पर कैपिटा इनकम फॉर द फार्मर्स, ठीक है। बट ये बात हमें अभी लिखने की ही क्यों जरूरत पड़ गई? हमारा क्वेश्चन तो अभी हमें तो बस बताना है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। हम तो ये बात जब बॉडी में क्या करेंगे, जब ये वाला पार्ट इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन कर रही है उसमें हम बताते तो ज्यादा बेटर होता। क्लियर है? आगे देखते हैं। द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी कैन नॉट बी एग्जामिन्ड विदाउट इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ 55 वगैरह, कुछ भी यहां पे अब अंत में आकर आपने अपनी इमोशंस को लिख दिया। फर्दर देखते हैं अब हम लोग। तीसरा, ड्यूरिंग कोविड-19 देखिए, agriculture is the only section which positive growth of plus 3.2% in GDP when all sector the negative growth. This deal shows the importance of agriculture and even worst. बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उठाया है इन्होंने, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, बट ये अच्छा एग्जाम्पल है, बट इसको थोड़ा सा बाद में लिखते, पहले हम समझाते कि जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। हम एग्रीकल्चर सेक्टर में बात ही किसकी कर रहे हैं, बेसिक रॉ मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, उसमें हम क्या बात कर रहे हैं, तो बताते आप कि स्टिल कितना परसेंट पॉपुलेशन, मोर देन 55% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। ये कैसे रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करती है, कैसे जीडीपी में भी मोर देन 16% कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। एंड फूड सिक्योरिटी का भी इंपॉर्टेंट पूछ रखा है, तो हमें बताना होता कि कैसे फूड सिक्योरिटी कितना 140 करोड़, उसके लिए भी मोर इंपॉर्टेंट है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। एंड देन हम आते कि इवन इन दिस वर्स्ट क्राइसिस ऑफ कोविड एग्रीकल्चर लोगों का सपोर्ट किया है और पॉजिटिव ग्रोथ रही है। तो इसका थोड़ा सा प्लेसमेंट सही नहीं है, तो इसको प्लेसमेंट आप ठीक कर सकते थे। अब आपने कोविड के बारे में सुना, आपने फट से बात लिख दी विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मेरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो ये पॉइंट सही है, बट इसको थोड़ा नीचे लेके आते, ठीक है। अब देखते हैं आगे इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने लिखा फूड सिक्योरिटी इज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड एंड पीपल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट, और ये सब बातें आपने लिखनी स्टार्ट कर दी। ये सब ठीक है, लेकिन ये सब बॉडी के अंदर जाएगा, ठीक है। इंट्रो में ये बात, या शायद आपने ऊपर ही इंट्रो खत्म कर दिया, पता नहीं चला, ऊपर किया तो बड़ा शॉर्ट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में तो इकोनॉमिक ग्रोथ की भी बात है, तो पहले तो आप इकोनॉमिक ग्रोथ में बताते, यदि इंटरव्यू में भी बता रहे हैं तो यहां कंफ्यूज हो गया मैं कि आप कहना क्या चाहते हैं। दस एग्रीकल्चर सेक्टर बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, मतलब आप यहां तक लिखी हैं जितना मैं समझ पा रहा हूं, बट एक बहुत क्लैरिटी नहीं दिया। आपने कोविड की बात की, फूड सिक्योरिटी पे जंप कर गए, समझ नहीं आया। फूड सिक्योरिटी को डिफाइन कर रहे, अभी ये आप बॉडी में डिफाइन कीजिए, वहां पे ज्यादा बेटर है, यहां पे नहीं, ठीक है। तो आपका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था, उसके बावजूद आपने इमोशंस में जो समझ में आया आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसमें होना क्या चाहिए था, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, होने के लिए हम कहेंगे सिंपल सी बात, सबसे पहले आप एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी बताइए, फिर आप बताइए इस पे कितने परसेंट पॉपुलेशन स्टिल डिपेंडेंट है, और बताइए कि एग्रीकल्चर जो फूड सिक्योरिटी का मैटर है कितना, 140 करोड़। बताइए कि कैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर वो प्राइमरी सेक्टर है, वो कैसे क्या करता है, रॉ मटेरियल बनाता है, किसके लिए, सेकेंडरी सेक्टर। तो ये सब बातें बताते हुए आप इंट्रोडक्शन को, अब उसमें आप लास्ट में यहां पे डाल सकते हैं कि इवन ड्यूरिंग कोविड, ये वाला आप यहां ले आइए कि कोविड-19 में कैसे एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो रहा है वो 3.2% रहा है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव बहुत अच्छा साइन है। कैसे फॉल बैक कर सकते हैं इन वर्स्ट ऑफ द क्राइसिस ऑल्सो, इस बात को आपको इंटरव्यू में बता देना है। उसके बाद बॉडी में आप
एक्सप्लेन करेंगे कि एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में, इसका दोनों एग्जामिनेशन करेंगे, एंड कि फूड सिक्योरिटी में कैसे रोल प्ले करती है। ठीक है, तो अगेन की इज कि आप एग्जामिनर को कैसे समझा पाते हैं कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए बनाया है ये समझाने के लिए कि यदि क्वेश्चन में स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, जैसे ये देखिए एक स्टेटमेंट दे दिया, पुलिस इज अंडर स्टाफ्ड एंड ओवरबर्डन, डिस्कस द इश्यूज एसोसिएटेड विद पुलिस वगैरह वगैरह वगैरह, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मैं इंट्रो कैसे लिखूंगा। अब जनरली क्या करते हैं बच्चे, पुलिस जैसे ही वर्ड सुना, पुलिस के बारे में जो भी जानते हैं अनसन सब लिख देते हैं, लेकिन पुलिस क्या कह रहा है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कह रहा है पुलिस इज अंडर स्टाफ एंड ओवरबर्डन। हम यदि इसी का एविडेंस दे दें तो मेरा इंट्रो हो गया। तो जब भी एविडेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टेटमेंट दिया है, उसको इग्नोर मत करो, उसी को अपना इंट्रो बना दो। तो हमें पहले क्या एक्सप्लेन करना है कि पुलिस इज अंडर स्टाफ, एविडेंस दो, पुलिस इज ओवरबर्डन, एविडेंस दो, आराम से हाफ पैरा हो जाएगा। ठीक है, और इस एविडेंस को देते हुए कोई रिपोर्ट की बात करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करो, ये कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से तो कुछ नहीं होगा, तो आपको बताना होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसी कोई बात या कोई रिपोर्ट में ये बात आई है। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है पुलिस इज अंडर स्टाफ्ड एंड ओवरबर्डन, तो हमें बताना है यहां पे कि पुलिस इज अंडर स्टाफ्ड, ये आपको बात बताना है। एविडेंस दो। अब एविडेंस कैसे दोगे, डेटा चाहिए। ठीक है, अब डेटा कहां से लाओगे। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस को पुट करो, तो आप देखोगे कि यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ऑन ड्रग एंड क्राइम, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये कहती है कि इंडिया में 1 लाख पॉपुलेशन पे कितने पुलिस वाले हैं, 138 पुलिस पर्सनल, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इट इज मोर देन 200 पुलिस पर्सनल, अराउंड 190 प्लस मोर देन होते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। दिस शोज दैट इंडिया इन पुलिस इज अंडर स्टाफ्ड। ऑल्सो आप और एविडेंस दे सकते हैं कि 2014 में पार्लियामेंट में, ठीक है, जो रिपोर्ट पुट की गई उसमें कहा गया अराउंड 5.5 लाख पर्सनल, 5.5 लाख सीट्स क्या है, वैकेंट है। मतलब कि ऑलमोस्ट 25% ऑफ द सीट्स वैकेंट थे। 28 लाख के आसपास होने चाहिए थे और 22 लाख के आसपास थे, ऑलमोस्ट 25% सीट्स वैकेंट थे। दिस शोज पुलिस इज अंडर स्टाफ। हमने दो एविडेंस दे दिया, क्लियर है। अब आप कहोगे कि सर डेटा नहीं हुआ तो मेरे पास, जरूरी नहीं है सब डेटा मेरे पास हो, तो मैं क्या करूंगा। तो देखिए यहां एक बात उसको बताने से पहले मैं बताऊंगा कि यहां मैंने ऑर्गेनाइजेशन की बात की, जिसके रिपोर्ट पे मैं ये बात कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। और यहां अगेन 2004 में पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट पुट हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं, क्लियर है। अब डेटा नहीं है तो क्या कर सकते हैं, बट यदि डेटा नहीं है तो आप क्या पुट करोगे, उसमें आप क्वालिटेटिव डेटा पे जा सकते हो कि एवरेज नंबर ऑफ वेरियस रिपोर्ट सजेस्ट दैट, क्या एवरेज। अब वहां एवरेज, अब एग्जैक्ट डेटा आपके पास नहीं है तो आप क्या लिख दोगे कि एवरेज नंबर ऑफ पुलिसमैन per 1 lakh of population in India is much below than what it is found in Western world. Or vacancies are around 20-25% of vacancies are there. मतलब आप क्या किए, एग्जामिनर को समझा दिया कि सर मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, तो आपने क्वालिटेटिव डेटा दे लिया, यहां आपने क्वांटिटेटिव डेटा दिया। आपके पास डेटा था, वहां डेटा नहीं था, लेकिन आपने मीनिंग समझा दिया, क्लियर। अब वापस आते हैं, फिर कह रहा है क्वेश्चन कि पुलिस इज ओवरबर्डन। अब ये भी हमें बताना है, ठीक है, तो बताइए कैसे बताएंगे। ठीक है, अब फिर बताइए कि पुलिस इज
ओवर बर्डन। बताइए हाँ, कि वहीं पार्लियामेंट में ही जो रिपोर्ट पुट हुई उसमें यह भी बात कही गई कि पुलिस ओवरबर्डन है। ओवरबर्डन कैसे है आप बताइए। बहुत सारी बात बता सकते हैं कि अपार्ट फ्रॉम लॉ एंड ऑर्डर पुलिस कहां कहां इंगेज होती है, आप बताओ कहां कहां होती है। वीआईपी मूवमेंट में, फेयर एंड फेस्टिवल्स में, रैलीज कंडक्ट कराने में, पॉलिटिशियंस की मूवमेंट पे, जो हमने कहा वीआईपी मूवमेंट पे, ठीक है। और आप क्या बता सकते हो कि ओवरबर्डन कैसे है। आपने ऊपर देखा कि 25% वैकेंसीज है, मतलब 75% लोग 100% का काम कर रहे हैं। और क्या बता सकते हो कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, वर्किंग ड्यूरेशन है जो 15, 16, 17 घंटे तक का भी होता है, 7-7 दिन लोग काम कर रहे हैं। ये नंबर ऑफ वर्किंग डेज की बात कर सकते हो, वर्किंग ड्यूरेशन की बात कर सकते हो। ये सब बताता है कि पुलिस क्या है, ओवरबर्डन है। क्लियर है। ये इस तरह से आप एविडेंस बस दे लो, आपका इंट्रो हो गया। फालतू की बात, पुलिस ये है, पुलिस वो है, कोई मीनिंग नहीं। जो क्वेश्चन कह रहा है उसको फॉलो कीजिए, इंट्रो अपने आप लिखा जाएगा। आपको क्या देना है, एविडेंस। क्लियर है। अब देखो इसी में यदि वेरिएशन आएगा तो कैसे लिखोगे। अब उसको भी मैंने एक क्वेश्चन को लिया है। ये देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को, मैंने आप लोग को ऑलवेज कहा, मान ले इस क्वेश्चन को कि इंट्रो जब लिखते हैं तो थीम पहचानते हैं। थीम यहां पे क्या था, पुलिस। अब पुलिस के बारे में भी मुझे क्या हिंट मिला, क्या लिखना है, अंडरस्टाफ्ड एंड ओवरबर्डन। तो यहां से तो मुझे समझ में आ गया कि थीम के बाद हमने लिख लिया। अब ये देख लीजिए, यहां मैंने क्वेश्चन को, एक ही क्वेश्चन को चेंज कर दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूं इस एग्जांपल से कि जब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा तो इंट्रो चेंज हो जाएगा। यहां देखिए क्या कह रहा है, वाटरवेज आर चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्कस द इश्यूज वगैरह वगैरह वगैरह। फिर तो हमारा थीम क्या है, वाटरवेज। और यहां भी देखिए, वाटरवेज आर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहां भी थीम क्या है, वाटरवेज। बट यहां दोनों में क्वेश्चन चेंज हो गया। यहां क्या पूछ रहा है, यहां क्या पूछ रहा है, चीपेस्ट मोड, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये मुझे एविडेंस देना है। और इस क्वेश्चन में मुझे क्या एविडेंस देना है कि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। दोनों का मैं एविडेंस दे दूं तो मेरा काम हो जाएगा। एग्जामिनर को समझा दूंगा कि सर आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप सिंपल सा है, पहले वाटरवेज के बारे में 1-2 लाइन लिख लो। ठीक है, वाटरवेज 1-2 लाइन। उसके बाद आप क्या कह दो कि ये चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आप अच्छा सा यहां एक डायग्राम बना दो। यहां मोड, यहां लगा दो रेलवेज, रोडवेज, एयरवेज, और यहां वाटरवेज। यहां पर किलोमीटर एक्सपेंडिचर यहां दिखा दोगे तो ये आपको आएगा कि सबसे कम है। तो आपने क्या किया, सीधा कंपैरिजन कर दिया। एग्जामिनर का काम आसान कर दिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या ये वाला काम आएगा मेरे, नहीं। इस क्वेश्चन में मुझे अलग एविडेंस लेके आना है। इस क्वेश्चन में अब मैं क्या करूंगा, सेम चीज यहां क्या पुट कर दूंगा, कह रहा है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। इसका मतलब हम ये दिखा दें कि पर किलोमीटर पे क्या इमिशन हो रहा है और वो इमिशन इसमें सबसे कम है, तो मेरे को आंसर मिल गया। क्लियर है। तो इस तरह यदि वेरिएशन भी आए तो आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये नहीं कि बस देखा क्वेश्चन और बस चालू हो गए, गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यहां मेरा इंट्रो का सेशन कंप्लीट होता है। कभी 5-6 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इससे बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी आप लोगों को। अब भी यदि किसी को डाउट है तो मैं यहां ऑफिस में आता हूं, आप मुझसे आकर बोरिंग रोड में या दिल्ली में, आप कहीं भी हैं, मैं दोनों जगह ट्रैवल करता हूं, आप आके मुझसे मिल सकते हैं, अपना आंसर दिखा सकते हैं। जो भी आपने अभी तक आंसर लिखा है 3-4 आंसर ले आइए, मुझे दिखा लीजिए। अब मैं नेक्स्ट क्लास बॉडी पे लूंगा। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन मैं वहां बॉडी पे डिस्कस कर दूंगा, 2-3 क्वेश्चन कंक्लूजन पे डिस्कस कर दूंगा। इससे क्या होगा कि आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि लिखते कैसे हैं। तो अगेन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कल आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट दिए, पर्सनल रिप्लाई किए, इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।